डियर स्टूडेंट, मैं रश्मि आज आपको 10th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो सभी आप लोग ओपन कर लीजिए अपनी बुक में। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये हमारा हिस्ट्री का एसएसटी में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। अब एक शब्द आया है इसमें, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, राष्ट्रवाद जो होता है, राष्ट्रवाद का मतलब होता है वह भावना या विचारधारा जिसके माध्यम से जनता में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एकीकरण संभव हो सके। अब देखिए, राष्ट्रवाद जो होती है, राष्ट्रवाद का मतलब है कि जनता में एक ऐसी भावना या विचारधारा का उत्पन्न हो जाना जो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एकीकरण यानी एकता संभव कर सके, उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, इसको राष्ट्रवाद बोलते हैं। अब यूरोप में राष्ट्रवाद से मतलब है कि 18वीं शताब्दी में समस्त यूरोप में राजाओं का शासन था, राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी। राजा व कुलीन वर्ग जनता पर अत्याचार करते थे। अब जब 18वीं शताब्दी थी तो उस समय राजा महाराजाओं का शासन होता था। तब आज की तरीके लोकतांत्रिक व्यवस्था तो थी नहीं, राजाओं का शासन होता था, राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी। और जो राजा होते थे और उनके जो सामंत, जिनको हम लोग कुलीन वर्ग बोल सकते हैं, सामंत हैं, उनके मंत्री हैं, ये सारे लोग क्या करते थे कि आम जनता पर अत्याचार करते थे। ठीक है, तो इसको और ठीक से समझने के लिए एक वर्ड आया है, यूटोपिया। अब इसको हम समझते हैं, यूटोपिया। देखिए, क्या हुआ था कि आप लोग ये चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ जो बना हुआ है इसमें लिखा हुआ है फ्रेडरिक सॉर्यू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि। अब इसको समझिए। देखिए, जो यूटोपिया थी उसका क्या मतलब होता, उसका मतलब होता कल्पना चित्र, कल्पना में बनाया गया चित्र। वैसा संभव नहीं होता, लेकिन एक कल्पना में लोगों ने चित्र उस समय बना लिया था जब ये राजशाही व्यवस्था थी, राजतंत्र था। कुलीन और राजा जब जनता पर अत्याचार करते थे तो उससे परेशान होकर के जो यूटोपिया यानी कल्पना दृश्य का निर्माण किया गया था। तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि अमेरिका और यूरोप के लोगों को अलग अलग राष्ट्रों में बटे समूह में दिखाया गया है। अब ये जो चित्र देख रहे हैं इसमें 2 राष्ट्रों के लोग बनाए गए हैं, एक अमेरिका का अलग और यूरोप का अलग। ठीक है, तो अमेरिका और यूरोप के लोगों को अलग अलग समूहों में बांट करके दिखाया गया है। और इनकी पहचान अलग करने के लिए कि कौन अमेरिका का है, कौन यूरोप का है, तो इनकी वेशभूषा अलग कर दी गई है। और ये लोग लंबी लंबी कतार में क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता की वंदना करते दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, जब कोई जनता जो है पूरा एक राजतंत्र है, यानी जनता लोग जितने भी देश में नागरिक हैं वो सारे एक राजतंत्र से परेशान हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग स्वतंत्रता चाहेंगे ना, तो वो स्वतंत्रता की वंदना करते हुए इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। आप लोग ये चित्र देख सकते हैं, बना है जिसमें लिखा है फ्रेडरिक सॉर्यू द्वारा बनाया गया चित्र। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। अब राजाओं का शासन था, राजा और कुलीन जनता पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करते थे, तो जनता में भी विद्रोह की भावना उठनी शुरू हो गई। जनता में भी जो था कि इस राजतंत्र से हमें किसी तरीके से मुक्ति मिले, ये सोचने लगे। और यूरोप में क्या हुआ, इसके फलस्वरूप बड़ी बड़ी क्रांतियाँ शुरू हो गईं। ठीक है, और इन विद्रोह के फलस्वरूप क्या हुआ, आंदोलन और क्रांतियाँ मुख्य रूप से इस विचार पर आधारित थे कि उनका अपना एक राष्ट्र हो और उन्हें सभी प्रकार के आवश्यक अधिकार और स्वतंत्रताएं प्राप्त हों। वो लोग सोचने लगे एक ऐसा राष्ट्र हो जिसमें हमें सभी प्रकार के अधिकार और स्वतंत्रताएं मिलें। ये जनता की उस समय डिमांड थी। अब राजतंत्र, अब देखिए, जब विद्रोह होगा, लोग सरेआम जो है अपने राजा का विरोध करेंगे, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका नतीजा यही निकलेगा, जब विद्रोह होगा सभी लोग उसमें साथ देंगे, तो इसका नतीजा ये निकला कि राजतंत्र धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। और साथ ही साथ क्या हुआ,
क्या हुआ, साम्राज्यवादी देशों के अधीन देश भी एक एक करके स्वतंत्र होते चले गए। अब देखिए साम्राज्यवाद से मतलब यहाँ समझिए, साम्राज्यवाद वो होता है जब कोई एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर आ करके अपना अधिकार जमा लेता है, तो वो साम्राज्यवाद कहलाता है। अब ये जो साम्राज्यवादी इन्होंने किसी एक शक्तिशाली देश ने कई सारे देशों में अपना अधिकार जमा लिया था, अपने अधीन उन देशों को कर लिया था, वो देश भी धीरे धीरे क्या होते चले गए, स्वतंत्र होते चले गए। ये चीज़ थी। अब थोड़ा इस चित्र के बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो बना हुआ है फ्रेडरिक सॉरियू द्वारा बनाया गया चित्र, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ तक ये जो इस प्रकार की जो आदर्श कल्पनाओं का उदय हुआ। अब ये चित्र में आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ कि आदर्श कल्पनाओं का उदय हुआ जिसका साकार होना लगभग असंभव होता था। अब ये जो मैंने बताया आपको कि ये चित्र है, इसमें दिखाया गया है कि फ्रांस की जनता अलग है और अमेरिका की मीन्स यूरोप की अलग है और अमेरिका की अलग है। दोनों प्रकार की देशों की जनता को अलग अलग दिखाया गया, अलग अलग जो लाइन लगी हुई है उसमें दिखाया गया है। दोनों को वेशभूषाएँ अलग अलग पहनाई गई हैं और ये दोनों ही लोग क्या चाह रहे हैं, स्वतंत्रता की डिमांड कर रहे हैं, स्वतंत्रता की वंदना कर रहे हैं। इस तरीके का एक काल्पनिक चित्र फ्रेडरिक सॉरियू द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा अब आगे देखते हैं कि इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कल्पना दर्श या यूटोपिया। ठीक है, इसे ही बोला जाता है। अब आगे इसको समझिए कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के लोग स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में चित्रित करते थे। अब देखिए फ्रांस की क्रांति की बात करें तो राष्ट्रवाद की सबसे पहले अभिव्यक्ति कहाँ पे हुई थी, फ्रांस में। और जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो उसी के फलस्वरूप क्या हुआ था कि राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति जारी हो गई थी। अब देखिए इसको समझिए थोड़ा कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के लोग स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में, अब यहाँ पे देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ये देखिए फ्रांसीसी क्रांति ये लिखा हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति में क्या था कि अब ये एक शब्द समझिए, निरंकुशवाद। अब जब उस समय फ्रांस में जो शासन था, उस समय जब राजतंत्र शासन था और 1789 में वहाँ का जो राजा था उसका नाम था लुई 16वां। वो क्या था, एक निरंकुश शासक था। अब निरंकुश शासक से क्या मतलब होता है कि निरंकुश शासन वो होता है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। वो स्वतंत्र होता है अपने हर तरीके के पावर को यूज़ करने के लिए। उस पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन उस पर दबाव नहीं डाल सकता है। वो किसी के अधिकार क्षेत्र में रहकर काम नहीं करता। वो पूरी तरह क्या होता है, निरंकुश होता है। तो वैसा ही निरंकुश शासन था उस समय फ्रांस में लुई 16वें का। अब जो लुई 16वां था उसने क्या किया कि देश के जो लुई 16वां था उसके शासन के कारण जो देश के किसान थे, मध्यम वर्ग थे, जनता, साधारण जनता थी, उनमें क्या हो गया, असंतोष व्याप्त हो गया। क्योंकि लुई 16वां जो था वो सिर्फ अपने राज वैभव विलास में लगा रहता था और जो उसके मंत्री, सामंत या कुलीन वर्ग था वो भी इन्हीं सब भोग विलासों में डूबा रहता था। जनता की किसी को फिक्र नहीं थी। जनता की, देश के किसानों की, मध्यम वर्ग की किसी या साधारण जनता की किसी को भी फिक्र नहीं थी। और जब इन्हीं लोगों को फिक्र नहीं थी तो वहाँ पर क्या, स्वाभाविक सी बात है कि असंतोष व्याप्त तो होगा ही। तो असंतोष व्याप्त हो गया, ठीक है। तो ये जब ऐसा हुआ तो फ्रांस में क्या हुआ कि फ्रांस की आर्थिक, जब वहाँ पे इस तरीके का निरंकुश शासन था तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो चुकी थी और लुई 16वां पूरी तरह से किस तरीके से अयोग्य शासक स्थापित हो चुका था। जो लुई 16वां वहाँ का था वो पूरी तरीके से क्या हो गया था, अयोग्य शासक बिल्कुल मान लिया गया था कि वो अयोग्य है शासन में। इन स्थितियों में देश की किसान और मध्यम वर्ग और साधारण जनता ने राजा और शासन के प्रति असंतोष व्यक्त करना शुरू कर दिया। राष्ट्रवादी नेताओं और बुद्धिजीवियों और रूसो वोल्टेयर जैसे दार्शनिकों के विचारों का उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। अब ये रूसो वोल्टेयर दूसरे देश के थे, लेकिन इन नेताओं के जो विचारधाराएं थी वो फ्रांस की जनता पे बहुत ज़्यादा असर डाल रही थी। ये जो इनके दार्शनिक विचार थे वो असर डाल रहे थे फ्रांस की जनता पे। परिणाम स्वरूप इसके क्या हुआ कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हो गई।
तो जब फ्रांस की क्रांति हो गई तो फ्रांस के राजा और उसकी रानी को, अब क्रांति के फलस्वरूप क्या होगा, राजतंत्र समाप्त हो गया। अब जब राजतंत्र ही समाप्त हो गया तो फ्रांस के राजा और रानी को क्या किया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। और राजतंत्र के स्थान पर क्या हुआ, प्रभुसत्ता फ्रांस के नागरिकों में हस्तांतरित हो गई, यानी कि प्रजातंत्र की स्थापना हो गई थी। फिर इसके बाद अब हम लोग इसको समझते हैं कि इस क्रांति के होने के कारण क्या थे, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण। अब देखिए फ्रांस की क्रांति के जो प्रमुख कारण थे, तो इसका जो मेन कारण, अब इसको समझिए कि मेन कारण इसका ये जो सारे ही कारण मेन थे, लेकिन इसको एक एक करके समझ लेते हैं। अयोग्य शासक। अब देखिए फ्रांस में था, लुई 16वें का शासन था उस समय, और वो कैसे शासक थे कि वो अयोग्य थे। ठीक है, अयोग्य शासक थे वो, यानी कि वो सिर्फ अपने भोग विलास में लगे रहते थे, उन्हें जनता की किसी भी उससे कोई मतलब नहीं होता था। अब ये क्या करते थे कि ये सिर्फ जनता इन करप्शन में जनता को केवल शोषण करते रहते थे, ये और इनके सामंत। इससे क्या हुआ, ये अयोग्य शासन स्थापित हुआ, और अयोग्य शासन के फलस्वरूप फ्रांस की जनता को विद्रोह करना पड़ गया। दूसरा कारण जो मुख्य था वो था मध्यम वर्ग। अब मध्यम वर्ग लोग क्या होते थे, मध्यम वर्ग के में वो लोग आते थे, जैसे इस वर्ग में डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, छोटे उद्योगपति, अध्यापक या निम्न पदों पर कार्यरत अधिकारी आते थे। ये जो इस तरीके के लोग थे, ये लोग क्या करते थे, राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहते थे। अब देखो ये लोग जो होते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, छोटे उद्योगपति हैं, अध्यापक हैं, ये लोग थोड़े से क्या होते हैं कि पढ़ाई लिखाई, अब देखिए जो शोषित वर्ग है, जैसे किसान वर्ग है, ये सब मजदूर वर्ग है, ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये जो वर्ग है, डॉक्टर, वकील, उद्योगपति, ये हमेशा पढ़ा लिखा वर्ग होता है। और पढ़ा लिखा वर्ग अच्छे से सोच पाता है, दूरदृष्टि होती है उसमें, दूर तक सोचने की क्षमता होती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो ये लोग जब साथ में आ गए, इनको बोला जाता था मध्यम वर्ग। अब ये जब मध्यम वर्ग इसमें आ गया, इस क्रांति में आ गया, तो उसका असर क्या हुआ कि निरंकुश राजतंत्र समाप्त हो गया। राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना हो गई थी। ठीक है, दूसरी, अब इसके नेक्स्ट है, देखते हैं आम जनता की दयनीय दशा। आम जनता की दयनीय दशा देखो, ये तो पता ही है कि जब ये इस तरीके का चल रहा था लुई 16वें का शासन, तो लुई 16वें के शासन में क्या हुआ था, जनता की जो दशा थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय दशा हो गई थी, बहुत ख़राब दशा हो गई थी, और वो रोज़ी रोटी के लिए क्या कर रहे थे, भटक रहे थे। तो ये हो गया। इसके अलावा मजदूर वर्ग की दुर्दशा, मजदूर वर्ग की भी दुर्दशा थी, उन्हें काम के बदले में उचित वेतन भी नहीं दिया जाता था, और काम के घंटे भी निर्धारित नहीं थे, यानी जितना चाहते थे उतना उनसे काम लेते थे, और काम के उनमें कोई घंटे निर्धारित नहीं किए गए थे, जितनी मर्जी उतना काम लेते थे उनसे, और वेतन भी उन्हें ठीक से नहीं देते थे। दार्शनिकों का प्रभाव, दार्शनिक आप समझ सकते हैं, वही लोग जो दूरदृष्टि समझते हैं कि किस तरीके से क्या काम करना चाहिए, समझदार व्यक्ति, तो वो दार्शनिकों का प्रभाव, जैसे वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन लोगों की विचारधाराओं का प्रभाव फ्रांस की जनता पे पड़ा था। इसका भी एक रीज़न था। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। अब देखिए जो फ्रांस था उस समय, वहाँ पर क्या था, पादरी और कैथोलिक, पादरी वर्ग था वो दो भागों में, पादरी, जैसे पादरी जानते हैं ना आप लोग कि चर्च में जो पूजा पाठ करते हैं उनको पादरी बोलते हैं। तो जो चर्च में होते हैं पादरी, वो लोग दो वर्गों में डिवाइड थे, एक था कैथोलिक, एक था प्रोटेस्टेंट। अब जो कैथोलिक वर्ग था उसके जो पादरी होते थे, उन्हें क्या होता था, उन्हें उन पादरियों को उच्च पादरी या पुरोहित माना जाता था, वो ऊंचे उसमें माने जाते थे, और उन्हें तमाम प्रकार के विशेष अधिकार दिए गए थे। और वो पादरी जो कैथोलिक थे, जिनको विशेष अधिकार दिए गए थे, उनका जीवन भी कैसा था, विलासितापूर्ण था। और दूसरी ओर जो प्रोटेस्टेंट वर्ग के पादरी थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो ये भी एक रीज़न था फ्रांस में क्रांति होने का। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि फ्रांस ये हैगा, तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यूरोप। अब देखिए ये इसमें देखिए ये है, ये जो आप देख रहे हैं यूरोप लिखा हुआ है, ये यूरोप है। ठीक है, ये देखिए ये यूरोप है, और इसी में ही फ्रांस है। फ्रांस कहाँ है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा यूरोप का नक्शा। यूरोप में
अब ये देखिए, ये जो बना हुआ है ये फ्रांस है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर जो है ये फ्रांस है, ये देखिए ये जो हिस्सा है ये फ्रांस है। तो हम लोग इसी की क्रांति, इसी के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, फ्रांस की क्रांति, इसी से रिलेटेड इन्हीं सब चीज़ों के बारे में कि यहीं पे लुई 16वें का शासन था और यहीं पर जनता की दयनीय दशा थी और यहीं पे 1789 में क्रांति हुई थी, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। अब इसके आगे चलते हैं। हाँ, तो अब इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या हुआ था कि जब ये क्रांति चल रही थी वहाँ पर, तो ये सारे रीज़न थे। अब इसके प्रभाव क्या पड़े फ्रांस में जो क्रांति हो चुकी, यानी पहले तो रीज़न हमने समझ लिया, उसके बाद ये क्रांति भी हो गई। अब इस क्रांति के हो जाने के बाद जो क्रांति का फ्रांस पे और पूरे यूरोप पे, भाई यूरोप भी तो मैंने आपको नक्शे में दिखाया ना कि यूरोप कहाँ है, तो उस फ्रांस, जो फ्रांस था, फ्रांस की क्रांति थी, उसका पूरे यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख प्रभाव जो थे, सबसे पहले आते हैं जैकोबिन क्लब। अब ये जैकोबिन क्लब क्या है? देखिए, फ्रांस ने घोषणा की कि राजतंत्र से अपने देश को मुक्त कराने के बाद समस्त यूरोप को मुक्त कराएंगे। समझिए, अब एक बार फिर से देख लीजिए मैप में आप देख लीजिए। ये देखिए मैप में, ये रहा यूरोप, ठीक है। और यूरोप में यहीं पे हमने फ्रांस देखा है। तो ये जो यूरोप है, इस पूरे यूरोप को क्या करवाएंगे? उन्होंने, फ्रांस की जनता ने क्या कहा था कि पूरे के पूरे यूरोप को फ्रांस की राजतंत्र से मुक्त कराएंगे, यानी कि सब पूरे यूरोप में राजाओं का शासन होगा उस समय। तो पूरे यूरोप को हम, फ्रांस ने क्या घोषणा की थी कि पूरे यूरोप को हम क्या करेंगे? राजतंत्र से मुक्त कराएंगे। और तब यूरोपीय छात्र और मध्यम वर्ग ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय छात्र, इस पूरी जगह के जो छात्र थे, ये पूरे यूरोप में जो छात्र थे, देखिए ये यूरोप है, इसमें जो ये जितनी भी देश होंगे, ये सारे देश होंगे, इनमें जो छात्र होंगे, ये सब, इन लोगों ने क्या कहा था कि हम जो है ये पूरे यूरोप में कई सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि इटली है, जापान नहीं है, इटली है, ब्रिटेन है, आयरलैंड है और स्पेन है, कई सारी कंट्री हैं, पोलैंड है। तो ये प्रशा है, ये सारे के सारे जो देश आते हैं यूरोप में आते हैं। और ये जो यूरोप था, इसको पूरे को राजतंत्र से मुक्त कराने की जिम्मेदारी फ्रांस ने ली थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए यूरोपीय छात्रों ने और मध्यम वर्ग ने क्या किया था? जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। अब जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और फ्रेंच सेनाओं को अपने देश में प्रवेश कराने में मदद की थी, ठीक है। तो जो फ्रेंच सेनाएं थीं, वो किसकी सहायता से? इन छात्रों की सहायता से, इन मध्यम वर्ग की सहायता से बाकी के देशों में प्रवेश कर सकेगी। अब आगे देखते हैं, इसको आगे समझते हैं। अब देखिए, ये तो हो गई उसकी परिणाम के बारे में, प्रभाव के बारे में बात। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। लुई वंश के शासन का अंत हो गया। परिणाम क्या क्या हुआ, इसके प्रभाव क्या हुए, वो भी देख लेते हैं। लुई वंश के शासन का अंत हो गया और इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में अनेक लोक कल्याणकारी कार्य आरंभ हुए। वहाँ सड़कों, पुलों, नहरों, चिकित्सालयों, स्कूलों आदि का निर्माण कराया गया, ठीक है। लोक कल्याणकारी कार्य आरंभ हो गए थे। इसके अलावा क्या हुआ? नवीन कानून संहिता लागू की गई। राजतंत्र के स्थान पर वहाँ के नागरिकों के हाथों में आ गई, ठीक है। स्टेट जनरल के स्थान पर नागरिकों द्वारा चुनी गई नेशनल असेंबली का गठन किया गया। ये सारे क्या हैं? ये सारे फ्रांस में क्रांति में होने वाले प्रभाव हैं। फ्रांस के पादरियों और शासक वर्ग के विशेषाधिकारों का अंत कर दिया गया और कानून की दृष्टि से सभी को एक समान माना गया। तो ये सारे फ्रांस की क्रांति के प्रभाव थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, ये तो हुआ फ्रांस की क्रांति के प्रभाव। और यूरोप पे भी फ्रांस की क्रांति के स्वाभाविक है, बहुत सारे प्रभाव पड़े यूरोप की जनता पे भी, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट आता है, वो आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट।
अब देखिए नेपोलियन कौन था। फ्रांस में आगे जब ये 1789 की क्रांति हो चुकी, उसके बाद एक नया शासक आया, उसका नाम था नेपोलियन। अब ये जो नेपोलियन था बहुत ही महत्वाकांक्षी टाइप का था। इसका क्या था, इसका जो मेन उद्देश्य होता था, इसे लगता था कि मैं अपना साम्राज्य जितना ज़्यादा हो सके उतना विस्तार करूं, अपना साम्राज्य बढ़ा लूं। तो इसका मेन फोकस इसी पर रहता था। तो क्या हुआ कि उसके द्वारा फ्रांस में राजतंत्र को पुनः वापस लाया गया। अब नेपोलियन की ऐसी सोच थी, तो उसने क्या किया, इसमें उसने ये किया कि उसने राजतंत्र को पुनः वापस लाने की कोशिश की, लाया, और इस प्रकार उसने वहाँ के प्रजातंत्र को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। परंतु प्रशासनिक दृष्टि से उसने अनेक क्रांतिकारी और प्रशंसनीय कदम उठाए। ऐसा नहीं, देखिए राजतंत्र वो लाया जरूर, वहाँ पे प्रजातंत्र को समाप्त करके वापस वो राजाओं वाला शासन लाया, लेकिन उसके अलावा भी उसने प्रशंसनीय कदम उठाए थे। उसने जनता के भले के लिए बहुत से काम किए थे, अच्छाई के लिए काम किए थे। एक मेन पॉइंट यहाँ पे, इसको आप लोग अंडरलाइन करते चलिए, और जो भी मेन बातें हैं उनको आप लोग एक नोट्स के रूप में अपनी कॉपी में लिखते भी चलिए। अब देखिए 1804 में उसने एक नागरिक संहिता बनाई, जिसे क्या कहा जाता है, नेपोलियन संहिता। इसको आप लोग नोट डाउन भी करते चलिए। 1804 में एक नागरिक संहिता बनाई, किसने, नेपोलियन ने, और जिसे किस नाम से जाना जाता है, नेपोलियन संहिता। ठीक है, तो ये हो गई नेपोलियन की बात। नेपोलियन क्या था, नेपोलियन जो था उसने क्या किया, नागरिक संहिता बनाई, और ये जो नागरिक संहिता थी इसे टाइम पीरियड में भी जनता में असंतोष हुआ। अब देखिए नेपोलियन ने जनता के लिए काम जरूर किया, लेकिन इसके टाइम पीरियड में भी क्या हुआ, जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया था। क्योंकि उसने टैक्स में वृद्धि कर दी थी, तो विद्रोह भी हुआ। नेपोलियन अन्य देशों में भी अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। ठीक है, तो नेपोलियन ने टैक्स में वृद्धि कर दी थी, और इसमें विद्रोह भी हुआ था, और नेपोलियन अन्य देशों में भी, मतलब उसका तो साम्राज्य विस्तार की नीति थी, तो अन्य देशों में भी अपनी सत्ता क्या करना चाहता था, स्थापित करना चाहता था। अब यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको समझते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए, तो अब ये जो यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा नेपोलियन तक। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही।